हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत सर आप सभी को स्वागत करता हूं हमारे चैनल डियर पढ़ाकू में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों कि बोर्ड पे अपना 3 प्रश्न दिया हुआ है और आज जो है हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में एक दो ही क्वेश्चन पूछता है, पर ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर लोगों से नहीं बन पाता क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि आखिर ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और इसको बनाएंगे कैसे दोस्तों। तो चलिए उस टॉपिक को हम लोग जानते हैं। आपका टॉपिक है जिसका नाम है डाटा सफिशिएंसी, अर्थात हम बोल सकते हैं हिंदी में आंकड़ा पर्याप्तता। देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि आपको यहाँ कुछ डाटा हुआ दिया हुआ रहेगा, उसका आपको आंसर लाना होगा, लेकिन उसके लिए क्या वो दिए गए जो स्टेटमेंट है वो सफिशिएंट है या नहीं वो देखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं। आपका एक क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपका प्रश्न में लिखा है कि पी क्यू टी वी और डब्ल्यू में सबसे कम उम्र का कौन है। अर्थात देखा जाए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में तो 5 व्यक्ति हैं जिनका नाम है पी क्यू टी वी और डब्ल्यू, जिसमें से मुझे मालूम करना है सबसे कम उम्र का कौन है। अब बताइए कि इन पांचों में से सबसे कम उम्र का ज्ञात करना है, नहीं ये मेरा प्रश्न हो गया। अब इसको ज्ञात करने के लिए मेरे पास 2 स्टेटमेंट है, तो चलिए हम ये स्टेटमेंट का यूज करते हैं। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं, तो हम आ रहे हैं पहला स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं। पहला स्टेटमेंट में बोला क्या, तो Q और W से T बड़ा है। Q और W से जो कौन है बड़ा, तो T बड़ा है। यानी अगर हम T लेते हैं तो बोलता है क्या कि Q और W से जो है वो T बड़ा है, यानी Q से भी बड़ा है और W से भी बड़ा है। देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 5 लोग हैं लेकिन यहाँ पे 3 ही लोग आया, 2 लोग अभी भी नहीं आया है। कौन कौन नहीं आया, तो एक आपका भी नहीं आया है और दूसरा आपका पी नहीं आया है। तो हम पहला कथन से तो नहीं बोल सकते हैं कि इन पांचों में सबसे बड़ा कौन है, पहला कथन से। क्यों, क्योंकि पहला कथन में सिर्फ 3 ही नाम आया, 2 नाम नहीं आया। चलिए हम दूसरा कथन का यूज करते हैं, दूसरा नंबर स्टेटमेंट। दूसरा बोलता है क्या कि पी टी से बड़ा है। कोई दिक्कत नहीं, देखो इसको कर लेते हैं, पी को बड़ा दिखाना टी से, तो टी के ऊपर किसको रख दिए, पी को। फिर बोलता है लेकिन भी से छोटा है, तो आप ही बताओ भी से छोटा कौन है, पी। तो पी के ऊपर किसको रख दिए, भी। ये बिल्कुल अलग है, ये अलग स्टेटमेंट था, ये अलग। दूसरा नंबर अगर हम कथन पढ़ते हैं तो जिसमें बोलता है कि पी जो है वो टी से बड़ा है, देखिए इसको बड़ा दिखा दिए, लेकिन भी से छोटा, तो इसको भी से भी छोटा दिखा दिए। तो इस कथन में हम देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका 3 ही नाम आया, भी, पी और टी। कौन कौन नहीं आया है, तो देख रहे हैं क्यू और डब्ल्यू आपका यहाँ पे एब्सेंट है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि सबसे कम उम्र का कौन है, क्योंकि पांचों का होना बहुत जरूरी है ना। तो चलिए दूसरा नंबर कथन भी आपका क्या है, पर्याप्त नहीं है। अब सुनिएगा, बहुत सारे लोग यहाँ आंसर देने में कंफ्यूज करते हैं। आप ही बताओ कि अगर हम क्वेश्चन पूछे थे कि इन पांचों में सबसे कम उम्र का कौन है, तो पहला कथन से हम नहीं ला पाए आंसर, दूसरा कथन भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं था। जब ऐसा कंडीशन आए ना दोस्तों, तो ये दोनों को मिक्स करेंगे हम, ये दोनों को हम मिला देंगे। तो जब ये दोनों को मिलाएंगे तो देखिए हमको मालूम है, क्या मालूम है, तो गौर कीजिएगा। मुझे मालूम है कि सबसे ऊपर यहाँ पे देख रहे हैं भी है, भी के नीचे पी है, पी के नीचे कौन है, टी। और फिर यहाँ पे देख रहे हैं क्या कि डब्ल्यू और क्यू से भी बड़ा कौन है, तो लिखा क्यू और डब्ल्यू से टी बड़ा है। यानी ई तो कंफर्म है कि टी के नीचे भी क्यू होगा और टी के नीचे भी कौन होगा, डब्ल्यू। और अगर इन पांचों में हम देखें तो यहाँ पे पांचों के पांचों लोग आया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना कि आपसे पूछ दिया कि सबसे कम उम्र का कौन है। अगर पूछता कि सबसे ज्यादा उम्र का कौन है तो क्लियर था, कौन था, भी। लेकिन सबसे कम उम्र का देखो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्यू और डब्ल्यू। यानी कहीं ना कहीं यहाँ पे डाटा की कमी दिख रहा है, जिसके वजह से नीचे 2 नाम आ गया, क्यू और डब्ल्यू। हम तय नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए दोस्त ये क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा ना, वो उसका उत्तर इस तरह से पूछ देंगे। इसके उत्तर देंगे कि ना तो कथन 1 और ना तो कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। यानी नाइदर नॉर आंसर जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 दोस्तों। जैसा कि आपने देखा ये पहला क्वेश्चन का था। अब हम लोग इसी तरह से और भी बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखें तो इसके लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना ले रहे हैं, इसको हम मिटा रहे हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका ऑर्डर का ही सवाल है, जिसमें आपका कंपेयर किया है। यहाँ पे भी बोल रहा है कि 5 लोग हैं, पी क्यू आर एस और टी, जिसमें आपसे पूछा कि सबसे भारी कौन होगा। तो चलिए इसके लिए हम पहला कथन का यूज करते हैं। तो पहला कथन ले रहे हैं जिसमें बोलता है क्या कि आर क्यू से भारी है, आर क्यू से भारी है। तो आर को भारी बता रहे हैं, देखो आर जो है भारी है, भारी के हिसाब से ऊपर रखें। आर किससे भारी है, तो क्यू से भारी है। लेकिन फिर बोलता है पर टी जितना भारी नहीं है।
यानी पर का संबंध है आर से, लेकिन जो आर है ना वो किसके जितना भारी नहीं है, टी जितना भारी नहीं है, यानी टी से कम है। इस स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद पहला वाला कथन को तो बनेगा क्या कि आर से हल्का कौन हो गया क्यू, लेकिन आर जो है वो टी जितना भारी नहीं है, निकालने का मतलब टी इसके ऊपर होगा, टी आर और क्यू। आप ही बताओ यहाँ 5 व्यक्ति है या 5 नाम है या 5 वस्तु है, लेकिन यहाँ पे आया कितना 3, तो हम कैसे बोल दे कि सबसे भारी कौन है, इसलिए पहला कथन मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। आइए दूसरा नंबर कथन पे चलते हैं। दूसरा नंबर कथन है पी केवल एस से भारी है। देखिए यहाँ एक शब्द लिखा है केवल, ये अपने आप को फिक्स कर देता बोल के। जैसे मेरे पास 5 सीट है, 1 2 3 4 और 5, जिसमें कथन नंबर 2 को सेट करना कि पी केवल किससे भारी है, एस से भारी है। तो आप ही बताओ अगर हम पी को यहाँ पे रख देंगे, ठीक, क्या पी यहाँ रख सकता नहीं, क्योंकि पी हो जाएगा जो आपको बोल सकते हैं सबसे नीचे में हो जाएगा। लेकिन अगर हम दूसरा पे रखते हैं यहाँ पे पी को, तो हम बोलेंगे क्या कि पी केवल एस से भारी है, पी के नहीं एस को रखते हैं। अगर हम एस को यहाँ पे रखेंगे तो बताओ एस जो है अगर नीचे हम यहाँ पे रख देते हैं तो देखो एस से यानी पी जो है सिर्फ और सिर्फ किससे भारी है, तो आपको बोल सकते हैं पी से। लेकिन अगर एस को हम यहाँ पे रख देते हैं यहाँ पे, तो बताओ एस जो हो जाता कै गो से भारी हो जाता, 2 गो से। अगर एस को यहाँ पे रखते तो कितना से भारी हो जाता, 3 से। अगर एस को ऊपर रखते तो हो जाता 4 से भारी। लेकिन इसको दिखाना है सिर्फ आपका पी से भारी दिखाना नहीं, कहने का मतलब यहाँ पे पी का स्थान फिक्स हो गया है कि क्या नंबर पे आएगा, पहला नंबर पे, और दूसरा नंबर पे कौन आएगा, एस। क्यों, क्योंकि बोला पी केवल एस से भारी है, इसलिए एस यहाँ बैठेगा और एस के नीचे कौन बैठेगा, पी दोस्तों। तो जिसमें आप देखें क्या कि कथन नंबर 2 में सिर्फ 2 नाम आया, एस और पी। इसमें पूछा सबसे भारी, तो हम इससे भी नहीं निकाल सकते कि सबसे भारी कौन होगा। लेकिन जैसे ये दोनों को मिलाएंगे हम, जैसे ये दोनों को जब मिलाइएगा तो आपको मालूम है कि ये दोनों बैठा हुआ है एस पी नीचे, ये तीनों लगातार बैठेगा। तो तीनों को यहाँ बैठाएंगे, टी के बाद आर बैठाएंगे, आर के बाद किसको बैठाएंगे, क्यू को। तो देख रहे हैं कि जब दोनों कथन को मिलाएंगे तो हमको पता चल गया कि जो टी है वो सबसे भारी है और पी जो है वो सबसे हल्का है। यानी कहीं ना कहीं प्रश्न का उत्तर देने के लिए ये दोनों पर्याप्त नहीं था, लेकिन इसका आंसर कुछ इस प्रकार से जाएगा उत्तर कि उत्तर देने के लिए मेरा कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर उत्तर देना पर्याप्त था। यानी अर्थात हम उस विकल्प पे जाएंगे जिसमें लिखा हुआ रहेगा कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलाकर उत्तर देना क्या है, पर्याप्त है दोस्तों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चले हम, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर है 3। ये क्वेश्चन जो है वो आपका है कोडिंग एंड डिकोडिंग का। आप लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़े होंगे, तो चलिए हम कोडिंग और डिकोडिंग का सवाल को देखते हैं। देखिए कोडिंग और डिकोडिंग का जब भी प्रश्न दे ना डाटा सफिशिएंसी में, तो इसका आंसर है जो पढ़ाने का सिंपल तरीका, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का मेरा क्वेश्चन है कि बताओ कम को कोड क्या में कहेंगे, यानी कि कोड भाषा में कम को क्या लिखेंगे या क्या कहेंगे। तो पहला कथन में आते हैं। पहला कथन जो आपको दिया है कि एक सेंटेंस दिया जिसका नाम है सीट एंड लिसन। जिसको कोड किया है वो अपने भाषा में लिखता है पा, फिर लिखता है टा और फिर लिखता है डा। आप ही बताओ दोस्त, हमको कम का कोड चाहिए। क्या स्टेटमेंट नंबर पहला में कम है? तो नहीं है। आपका क्या है, सीट है, एंड है और लिसन है। तो पहला से तो आंसर आने वाला है नहीं। आते हैं अब दूसरा में। दूसरा नंबर स्टेटमेंट है कम एंड सीट। लिखते हैं इसमें कम आया है, एंड है और सीट है। इसका अगर कोड लिखे तो लिखता है कि ना, डा और फिर लिखा है टा। दूसरा नंबर स्टेटमेंट में कम तो है, लेकिन कम का कोड इसमें से कौन होगा हमको नहीं पता है। ना भी हो सकता है, डा भी हो सकता है, टा भी हो सकता है, इसलिए आपका ये अकेले ये भी सही नहीं है। यानी पहला भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, दूसरा भी मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है। तो क्या करेंगे कि इन दोनों को मिलाएंगे। जब दोनों को मिलाएंगे तो देखिए कॉमन क्या क्या है। आपका एंड और एंड कॉमन है और फिर आपका सीट और सीट कॉमन है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये आपका LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और इधर वाले को हम बोलेंगे RHS। तो देख रहे हैं कि LHS में 2 वर्ड कॉमन है, सीट सीट और एंड एंड। इधर भी जब आओगे तो आपका कॉमन हो जाएगा डा और डा, और फिर आपका कॉमन हो जाएगा टा और टा। अर्थात हम बोल सकते हैं कि एंड और सीट का कोड जो होगा यही दोनों में से कोई होगा, या तो डा होगा या तो क्या हो जाएगा टा।
लेकिन मुझे मालूम किसका करना है, तो कम का मालूम करना है। तो आप ही बताओ, जब एंड और सीट का ये दोनों हो गया तो कम का कोड क्या हो जाएगा, तो कम का कोड हो जाएगा ना। यानी हम कैसे प्राप्त किए उत्तर, तो ये दोनों को मिलाकर। तो सेम इसका भी जो आंसर देंगे ना हम लोग, वो देंगे कि कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर उत्तर देना पर्याप्त है। हो जाएगा आपका स्टेटमेंट 1 एंड 2। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन, और भी हम लोग क्वेश्चन देखते हैं अलग अलग टॉपिक से। आप लोग वीडियो पे बने रहिए और क्वेश्चन को आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करें, जैसा कि हम लोग पिछला क्वेश्चन भी देखे थे जिसमें आपका कोडिंग डिकोडिंग था, क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें पूछ रहा है कि स्टैंड का क्या कोड दिया जाएगा, और नीचे आपका 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है दोस्तों। तो देख रहे हैं हम कि स्टैंड का कोड के लिए हम पहला अगर कथन लिखेंगे तो जिसका नाम है आपका कि कॉस्ट ऑफ पेन, 3 वर्ड है जिसको लिखा है इधर कोड में ला का और जी। बताइए हमको चाहिए स्टैंड का कोड। तो पहला नंबर स्टेटमेंट में तो स्टैंड है नहीं, तो पहला से आंसर आएगा नहीं। देन सेकंड में आते हैं। सेकंड में बोलता है कि पेन स्टैंड को लिखा है की और हु, यहाँ आप लिखते हैं पेन, उसके बाद फिर आपका स्टैंड, इसको वो कोड दिया है की और हु में। देखिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट में आपका स्टैंड जरूर है, पर स्टैंड के साथ एक वर्ड है पेन, तो आप स्टैंड का कोड इन्हीं दोनों में से कोई एक है। तो हम सिर्फ इससे नहीं पता कर सकते कि कौन है, क्योंकि उन दोनों में से कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही ये दोनों को हम मिलाएंगे, तो देखिए इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा मेरा, तो आपका कॉमन हो जाएगा पेन और पेन। LHS में पेन कॉमन हुआ, इधर जब मिलाइएगा, सॉरी यहाँ पे का है, ये की नहीं है का है, तो इसको कॉमन हो जाएगा मेरा क्या, का और का। तो देख रहे हैं दोस्त, हमको ये मालूम चल गया कि पेन का कोड क्या हो गया, का। जब पेन का कोड क्या हो गया तो आप समझदार हो, बताओ स्टैंड का कोड क्या हो जाएगा, हु हो जाएगा दोस्तों। यानी फिर इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कि कथन 1 और कथन 2 दोनों को मिलाकर उत्तर देना क्या हो जाएगा, पर्याप्त हो जाएगा। चलिए इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, अलग तरह के क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगर आए, ये देख रहे हैं कि क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है। जब क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है तब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए आप लोग ब्लड रिलेशन टॉपिक पढ़े भी होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ है और ब्लड रिलेशन का टॉपिक आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए जिसमें क्वेश्चन पूछा है इसमें क्या, के का एम से क्या संबंध है, के का एम से, यानी हमको रिलेशन दिखाना के और एम से। तो पहला कथन पढ़ते हैं। पहला में बोलता है एम एस की माता है, यानी मम्मी कौन है, एम, किसकी, तो एस की। मान लो ये हम एस हैं, माँ का दर्जा ऊपर होता है इसलिए एम को साइन ऐसे देंगे ऊपर की ओर, इसको लिख देंगे माँ, और माँ का जेंडर क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखिए पहला नंबर कथन में एम जरूर है, पर रिश्ता निकालना किसके किसके बीच, के और एम के बीच। तो पहला नंबर कथन से तो रिश्ता निकलेगा नहीं, क्योंकि हमको खाली ये मालूम है कि एम माँ है, वो भी किसकी माँ है, एस के, लेकिन हमको दिखाना था किससे, के से, के तो है नहीं। चलिए आते हैं दूसरा नंबर कथन में। दूसरा नंबर कथन में कहता है कि एस की 2 बहनें हैं, के और एल। मान लो सपोज दैट मैं एस हूँ, हमारी 2 बहनें हैं। पहली बहन जो है जिसका नाम है के, और दूसरी बहन जो है वो एल। ये बहनें हैं यानी बहन, तो ये माइनस, और एल जो है वो बहन है तो ये भी हो गई माइनस। इसके बारे में नहीं पता, ये भाई भी हो सकता और बहन भी हो सकता है, इसको प्लस माइनस कर देते हैं। देखिए दूसरा नंबर कथन में है वो आपका के है, पर इसमें कहीं भी एम नहीं है। जब नहीं है तो हम कैसे रिश्ता दिखा सकते हैं कि दोनों में से कौन होगा, क्यों, क्योंकि के और एम होना बहुत जरूरी है, रहेगा तब। अब जैसे ही इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं, तो इन दोनों को जब मिलाइएगा तो देखिए इसमें एम है और इसमें आपका के भी है और एस भी है। कॉमन लेटर कौन है, एस। तो हमको मालूम है कि एस की माँ कौन है, एम है। तो देखो हम एस की माँ एम को बना रहे हैं, एम को लिख दे रहे हैं माँ, और इसका जेंडर है कि क्या है, ये माइनस है। तो क्वेश्चन पूछा कि के का एम से क्या रिश्ता है। एम के पास बैठते हैं और के से पूछते हैं। देखिए हम एम के पास बैठ रहे हैं, ये हम बैठ गए। बताओ जब ये इसकी माँ है तो ये इसका या तो बेटा होगा या तो कौन होगी, बेटी होगी। कौन, एस। तो एम का ये हो गया बेटा या बेटी। बताओ बेटा या बेटी की बहन है, तो बेटा या बेटी की बहन को हम लोग क्या बोलते हैं, बेटी बोलते हैं। तो आंसर आपका क्या आ गया, बेटी। तो आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आंसर क्या होगा, आंसर तो बेटी होगा रिश्ता में।
लेकिन आंसर लाने के लिए क्या ये अकेले अकेले पर्याप्त है या फिर एक और दो दोनों मिलकर पर्याप्त है? तो देख रहे हैं जैसा कि दोस्त आंसर लाने के लिए कथन एक और कथन दो दोनों मिलकर पर्याप्त है, ठीक है ना, अकेले अकेले कोई भी पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो ये भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक से है और उस टॉपिक का नाम है आपका सीटिंग अरेंजमेंट में हॉरिजॉन्टल सीक्वेंस में, यानी एक पंक्ति में लोगों को बैठाना। तो अगर पंक्ति में लोगों को बैठाने का सवाल दे दे तो कैसे बनाते हैं? तो देखो बहुत सारे लोग सीटिंग अरेंजमेंट से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 बना रहे हैं। बोलता है एक पंक्ति में सभी उत्तरोन्मुख, उत्तरोन्मुख कहने का मतलब सभी का फेस नॉर्थ साइड में है, और कौन कौन है? तो ई पी जी एच और एल। अगर इसकी संख्या गिने तो टोटल कितने लोग हैं? 5 लोग। तो बोलता है बता दो उनमें से सबसे बाएं किनारे पर कौन है। जैसे सपोज डेट एक पंक्ति बनाते हैं, अगर यहाँ पंक्ति बनाए ऐसे तो ये मेरा हो जाता है दायां फेस, ये दायां कॉर्नर है और ये मेरा है बायां कॉर्नर। इस पे अगर लोगों को बैठा दे तो 5 लोग को बैठाना है और सबका फेस जो है उत्तर की ओर यानी ऊपर की ओर ऐसे। तो आपसे सवाल पूछ रहा ना कि बता दो ये बायां किनारा पे कौन होगा, वो आपको बताना है। तो चलिए उसके लिए पहला कथन पढ़ते हैं। पहला कथन कहता है क्या कि पी जी के बाएं दूसरा है। देखो इसका रफ डायग्राम बनाओ। बोलता है जी के बाएं, तो मान लो हम है जी, तो मेरा दायां इधर होगा और बायां इधर होगा। तो बताओ बाएं पहला और दूसरा में कौन है? पी है। फिर बोलता है जो, हम आप लोग को बताए थे क्या या नहीं बताए हैं तो अभी सुन लो। अगर कनेक्टर के रूप में जो या जो की होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो या जो की होता है ना तो उसका संबंध होता है पास वाला से, यानी कहने का मतलब यहाँ जो का संबंध पी से ना होकर किससे? जी से, क्योंकि इसके पास में कौन है? जी। तो ऐसे बोलेंगे एल और ई के बीच में है, तो एल और ई के बीच में कौन है? जी। यानी ये जो जी है ना वो एल और ई के बीच में है। देखो ये भी सही है, और अगर यहाँ पे ई रख देंगे और यहाँ पे एल रख देंगे वो भी सही है, क्योंकि ई और एल के बीच में कौन है? जी है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका 2 टर्म एंड कंडीशन बन रहा है, एक एल यहाँ आ जा रहा है, दूसरा एल यहाँ आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कथन नंबर 1 में 4 नाम आया है, पी जी एल और ई। हमको पूछा कि सबसे बाएं किनारे पे कौन है, तो बताओ इसमें कौन नहीं बैठ पाया? तो एच नहीं बैठ पाया है। तो आप ही बताइए एच को इधर बैठाओगे कि एच को इधर बैठाओगे? तो पहला कथन से तो नहीं मालूम चल रहा कि हम किधर बैठाएंगे, तो पहला कथन से नहीं मालूम होगा। जैसे ही आप दूसरा कथन में आओगे, देखो दूसरा नंबर कथन, तो इसमें भी 5 सीट बना देते हैं। तो दूसरा कथन में सिर्फ ये बोलता है कि एल दाएं किनारे पर है, यानी अगर इसे हम दाएं किनारे की बात करें ना तो इसमें हमको मालूम है कि एल इधर है, फिर भी हमको नहीं पता चला कि ये बाएं किनारे पर कौन है। तो दूसरा नंबर कथन से भी अकेले नहीं आया। लेकिन जैसे ही ये दोनों को हम मिलाते हैं, जब ये दोनों को मिलाओगे तो हमको मालूम है कि एल जब दाएं किनारे पर है तो आप ही बताओ एल जो है और ई के बीच में कौन बैठा है? जी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एल और ई के बीच में कौन बैठा है? जी। और हमको ये भी मालूम है कि जी के बाएं दूसरा पी है, तो जी के बाएं पहला हो गया, दूसरा कौन हो गया? पी। देखो यही एगो सीट जो है वो बच रहा है, तो इस सीट पे आपका कौन बैठ जाएगा? एच बैठ जाएगा। तो आपसे सवाल वही तो पूछा था कि बताओ इन 5 में से बाएं किनारे पर कौन है? तो बाएं किनारे पर कौन है आपका? एच। लेकिन ये चीज जानने के लिए आपको कथन पहला का भी यूज करना पड़ा और कथन दूसरा का भी यूज करना पड़ा, इसलिए इसका आंसर जाएगा दोस्तों कि उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देने के लिए कथन 1 और कथन 2 दोनों मिलकर उत्तर देना क्या था? पर्याप्त था। जैसा कि आप बहुत सारा क्वेश्चन देखे इधर। तो अब हम कुछ और बातें कर लेते हैं डाटा सफिशिएंटे में रिलेटेड टॉपिक कि इस जो ये चैप्टर है आपका, इसमें कौन कौन सा टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले तो आपका जो है हम लोग बनाए थे आज, वो था आपका रैंकिंग एंड ऑर्डर। इससे पूछेगा क्वेश्चन, जो कि हम लोग कर चुके हैं पहला दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा है वो आपका पूछेगा कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग इसका भी 2 क्वेश्चन किए हैं आज। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 उसको देख सकते हो आप बैक जाके। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आते हैं, तीसरा जो पॉइंट में आते हैं, तो वो आपका है ब्लड रिलेशन, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। और जो चौथा नंबर टॉपिक है उसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट।
और सिटिंग अरेंजमेंट में आपको पंक्ति में पूछ सकता है, ब्रेथ में पूछ सकता है, किसी भी तरह से बैठने के लिए पूछ सकता है। और पांचवा जो टॉपिक है जिसका नाम है कैलेंडर, और छठा टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, इससे भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। और भी बहुत सारा टॉपिक है। फिर जो सातवां टॉपिक है वो रिलेटेड है मैथ से। जैसे में आप कौन कौन पूछेगा वो बता रहे हैं। मैथ में आपका रेशियो, आपका एज, आपका परसेंटेज, आपका एवरेज, ये जनरली 4 टॉपिक से तो जरूर पूछेगा क्वेश्चन। तो ये आपका रिलेटेड टॉपिक था जिससे आपका डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादातर पूछता है। तो अगर ये टॉपिक आपको पढ़ा हुआ है तो ये बेहतर ढंग से आपको समझ में आने वाला है दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ हम लोग और कुछ क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो पे कंटिन्यू बने रहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक किए, जिसमें आपका सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था। आगे बोर्ड पे हम देख रहे हैं 3 क्वेश्चन और दिया हुआ है जो कि अलग अलग टॉपिक से है। हम आप लोगों को टॉपिक भी क्लियर कर दिए कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें एक टॉपिक था आपका कैलेंडर। कैलेंडर में क्वेश्चन है आपका, एक लड़का है जिसका नाम राम है, वो अपना जन्मदिन मना रहा है। तो वो बोल रहा है कि बता दो मेरा जन्मदिन किस दिन को होगा, डेट के साथ, ठीक है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है, लेकिन उसके लिए आपका कथन है कि राम की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन जो है ना वो 20 जून के बाद और 23 जून से पहले। चलिए राम का बर्थडे है और उसकी बहन को एक डेट याद है कि राम का जो जन्मदिन है वो 20 जून के बाद, तो लिखते हैं 20 जून के बाद, लेकिन 23 जून से पहले, 23 जून से पहले, अर्थात उनकी बहन के हिसाब से, राम की बहन के हिसाब से जो राम का जन्म होगा वो या तो 21 जून को होगा या तो 22 जून को होगा, कभी भी 20 और 23 को नहीं होगा, क्योंकि वो स्टेटमेंट बोल रही है कि 20 के बाद और 23 से पहले। तो देखो यहाँ 2 डेट आया, तो पहला कथन से तो नहीं होगा क्योंकि ये दोनों में से हमको नहीं पता कौन होगा। नेक्स्ट बताते हैं उसका भाई है, राम का भाई, दूसरा कथन पढ़ रहा है, बोलता है क्या कि राम के भाई को याद है कि राम का जन्मदिन जो है ना वो 19 जून के बाद, तो लिख देते हैं कि उसके भाई के हिसाब से राम का जन्म 19 जून के बाद लेकिन 22 जून से पहले। यानी जब भाई का बात मानेगा तो वो अपना बर्थडे जो है या तो 20 को या तो 21 को, यानी ना तो 19 को ना तो 22 को। अब तो बड़ा टेंशन में हो जाएगा वो कि बहन का बात माने तो हमको 21 और 22 दोनों में से कोई एक मानना पड़ेगा, भाई की अगर बात करें तो 20 और 21 मानना पड़ेगा। तो ना तो आंसर आ रहा पहला कथन से और ना तो आंसर आ रहा दूसरा कथन से। लेकिन जैसे ही ये दोनों को मर्ज करते हैं तो देखिए बीच में आपका एक कॉमन डेट आ रहा है, और बीच में वो आपका कॉमन डेट कौन है, 21 जून। तो हम बोल सकते हैं कि राम का जो जन्मदिन है यानी बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट किया जाएगा कब, 21 जून को। तो इसको लाने के लिए हम लोग कथन किसका यूज किए हैं दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 का यूज किए हैं। ज्यादातर जो क्वेश्चन है ना उसका आंसर आपको यही जा रहा होगा, कथन 1 और कथन 2, जो कि बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि आंसर हमेशा यही होता है, वो आपका क्वेश्चन से पता चलेगा दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया आपका स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट जो 2 है वो दोनों को मिलाकर। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर जो 8 दिया हुआ है वो आपका रैंकिंग का सवाल दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग रैंकिंग को बनाते हैं, और रैंकिंग अगर आप पढ़े होंगे तो अच्छे तरह से समझ में आएगा, नहीं भी पढ़े तो भी अच्छे से समझ में आने वाला है। बशर्ते ये माइंडसेट मत रखना कि हम ये टॉपिक पढ़े ही नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि क्लासरूम में कुल कितने स्टूडेंट हैं यानी विद्यार्थी कितने, वो हमको बताना है। तो चलिए आते हैं कथन पहला पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ आपका कि पी का स्थान बाएं से 5वां है और क्यू का स्थान दाएं से 9वां है। एक पंक्ति अगर हम बनाते हैं तो हम अभी जस्ट बताएं कि मेरा राइट साइड होता है और ये मेरा हो जाता है लेफ्ट साइड। तो बोलता है कि P का स्थान बाएं से 5वां है, यानी इधर से अगर हम चले ना तो P का स्थान जो है वो आपका 5वां है। तो आप ही बताओ जब ये 5वां है तो इसके पहले कितने बंदे होंगे, 4। फिर बोलता है Q का दाएं से 9वां है, ये मेरा दाया था, अगर दाया से हम चलते हैं ना तो ये है मेरा Q, और इसका स्थान जो कैमा है 9वां है, तो इसके पहले कितने होंगे, 8। तो बोलता है बता दो क्लासरूम में कुल कितने विद्यार्थी हैं।
तो हम नहीं बता सकते कितने विद्यार्थी हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में कितना लोग बैठा हुआ है वो हमको पता नहीं है। इधर से पता कि 5 लोग, इधर से 9 लोग, तो ये मत बोला कि 9 5 14 ही होगा सर। यहाँ पे कितने लोग हैं हमको पता नहीं है, तो पहला कथन तो नहीं आएगा। चलिए दूसरा नंबर स्टेटमेंट में आते हैं। दूसरा स्टेटमेंट में बोलता है क्या कि पी का स्थान बाएं से 7वां है और तथा दाएं से 9वां है। देखिए यहाँ पे बाएं दाएं दोनों से रैंक दिया पर एक ही इंसान का रैंक दिया है, पर ऊपर वाला में 2 इंसान का अलग अलग रैंक था। तो हम इसमें आते हैं, बोलता है पी का बाएं से 7वां, तो मान लें हम पी हैं, तो मेरा बाएं से जो है ना ये 7वां है, तो इसके पहले कितना 6 लोग। फिर बोलता है दाएं से 9वां है, अगर हम दाएं से जाएं तो इसका 9वां नहीं, इसका कहने का मतलब क्या होगा 8 गो। फिर से यहाँ पे एक ही व्यक्ति है, इसका बोलता है कि ये 7वां है और इधर से इसी को बोलता है कि 9वां है, तो एक ही इंसान जो है इधर से भी और इधर से भी, तो जब जोड़ेंगे 6 और 8 14 और 14 में एक पी को भी जोड़ेंगे तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हो जाएगा वो कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ पे इससे आंसर आ गया, पर इससे आंसर, तो यहाँ पे हम उत्तर देंगे कि केवल कथन 2 जो है, केवल कथन 2 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ओनली स्टेटमेंट 2। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत हो गया, तो स्टेटमेंट 1 की बात हम नहीं करेंगे। ये सही हो गया सिर्फ ये, हाँ अगर ये भी गलत हो जाता तब दोनों को मर्ज करके हम देखते हैं। तो चलिए इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 9 को भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपका मैथ का टॉपिक से है, ठीक है। आप लोग पढ़े होंगे रेशियो, उससे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और पूछा हुआ सवाल है एमटीपीसी का। आपका क्वेश्चन है कि मंजू के पास 10 कप है, ठीक है। मान लो एक कप है, उसमें ऐसा ऐसा 10 कप है, ये कप की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये कप बोलता है मंजू के पास 10 कप है जिनमें बराबर मात्रा में चावल है। इसमें आपका जो है वो चावल भरा हुआ, राइस भरा हुआ है इसमें। बोलता 10 कप का कुल वजन क्या होगा। तो आपसे सवाल कर दिया कि बताओ कि सब में चावल भरा हुआ बराबर बराबर भरा हुआ है, तो जो टोटल 10 गो कप है ना उसका वजन क्या होगा वो हमको बता दो। उसके लिए पहला स्टेटमेंट उठाते हैं, पहला कथन। पहला कथन कहता है दोस्त प्रत्येक आधे कप का भार जो है वो कितना केजी है। तो बोलता है आपका 200 केजी नहीं होगा, यहाँ पे 200 ग्राम होगा। फिर से प्रत्येक आधे कप का भार जो है वो 200 ग्राम है। मान लो ये कप है, अगर इसको हम आधा करते हैं ऐसे, ये आधा आधा, तो ये जो आधा जो है ना इसका जो वजन है वो 200 ग्राम है। तो आप ही बताओ जब आधा का 200 ग्राम तो ऊपर भी आधा, उसका कितना हुआ 200 ग्राम। यानी हम बोल सकते हैं कि एक कप में अगर वजन की बात करें तो 200 अगर हम बोलते तो कितना ग्राम 400 ग्राम। तो जब एक कप में 400 ग्राम, तो हमको निकालना है कितना कप में 10 कप में, तो हम लिखेंगे 400 गुने 10, यानी मेरा निकल जाए कितना 4000 ग्राम। और इसको हम बोल सकते हैं कितना केजी 4 केजी। यानी पहला वाला जो स्टेटमेंट है उससे तो आंसर कंफर्म आने वाला है कि जो 10 कप है उसमें कुल वजन जो है चावल का वो कितना केजी है, तो 4 केजी है। क्यों? क्योंकि एक कप का वजन कितना केजी हो गया 400 ग्राम हो गया आपका। नेक्स्ट आता है दूसरा नंबर कथन पे। दूसरा नंबर कथन कहता है 4 कप और 2 कप के भार का अंतर जो है ना वो 800 ग्राम है। यानी ऐसा ऐसा अगर हम कप बनाते हैं, यहाँ पे ये आपका पहला कप, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा, ये और उसी तरह से 2 कप और है ऐसा। इन दोनों का जो वजन का जो अंतर है ना वो कितना ग्राम का है 800 ग्राम का। फिर से सुनिएगा, 4 कप और 2 कप के भार का अंतर, ये 4 कप और ये 2 कप, दोनों का जो अंतर है ना वो कितना ग्राम है 800 ग्राम है। तो जब 4 कप में से 2 कप करेंगे हटाएंगे तो आपके पास बचेगा कितना 2 कप। क्या हम बोल सकते हैं कि 2 कप का वजन कितना हो गया 800 ग्राम। अब जब 2 कप का वजन हो गया 800 ग्राम, तो जब सिर्फ 1 कप का पूछ गया आपसे, सिर्फ 1 कप का, तो बताइए जब सिर्फ 1 कप का पूछेगा तो 1 कप का इसका आधा हो जाएगा, नहीं बोले तो कितना ग्राम 400 ग्राम। तो जब 1 कप का मालूम हो गया तो हमसे पूछा है कि 10 कप का क्या हो जाएगा, तो फिर दम सिम वही 400 गुने 10 यानी 4000 ग्राम, और 4000 ग्राम को हम बोल सकते हैं कितना केजी 4 केजी बोल सकते हैं। यानी आपका कथन 1 से भी आंसर आ गया और कथन 2 से भी। जब कथन 1 और 2 दोनों से आ गया तब आंसर कैसे देंगे,
तो यहाँ पे आंसर ऐसे नहीं देंगे कि कथन एक और कथन दो दोनों मिलाकर, मिला कहाँ रहे हैं, दोनों तो अलग अलग है। तो इसका आंसर ऐसे देंगे, कथन एक या कथन दो उत्तर देने के लिए दोनों पर्याप्त हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आइदर और। फिर से आंसर यहाँ पे गलती से भी ये नहीं देंगे कि एक और दो दोनों को मिलाकर, क्योंकि हम दोनों को मिलाए ही नहीं है। इससे अलग आंसर आया है 4 kg यानी बराबर ही, इससे भी आंसर आया है 4 kg ही, लेकिन ये अलग और ये अलग, इसलिए आंसर देंगे या कथन एक या कथन दो। तो दोस्तों आपने देखा डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन जो वो कैसे क्वेश्चन जो है वो टॉपिक वाइज चेंज करता है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पूर्व ज्ञान बहुत सारे टॉपिक का होना चाहिए। जैसे हम अभी यहाँ पे उल्लेख किए थे, ब्लड रिलेशन, सिटिंग अरेंजमेंट, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, कैलेंडर, फिर आपका कुछ मैथ का टॉपिक हो गया, रेशियो, एज, एवरेज, परसेंटेज, ये सब होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कुछ उसमें जो भी आपको कमेंट करना हो, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। रीजनिंग के और सारे टॉपिक के लिए आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फॉरवर्ड जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।